नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, my name is Zohaib Akram. I am your physics teacher. Today we are going to discuss engineering physics self assessment test of 23. Let's move to the board. जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट MCQ है। इन अ क्वार्टर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी हैव राइट ऑप्शन इज चार्ली 0.4 क्रॉस 10 raised to power -19 जूल। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं इसका चार्ली राइट ऑप्शन कैसे है। एज वी नो स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 क्रॉस 10 raised to power -19 जूल। अब चूंकि हमने फाइंड करना है क्वार्टर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने सिंपल क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 4 पर डिवाइड कर देना है। तो इसको 4 पर डिवाइड किया तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ये बन जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू एज इट इज। अब इस वैल्यू को स्टूडेंट आपने सॉल्व करना है। सिंपल आपने डिवीजन रूल से इसको सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल ये आंसर आया 4। चूंकि यहां पर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहां पर भी पॉइंट के बाद इसके आंसर में एक नंबर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक पॉइंट लगा के यहां 0 कर देता हूं। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 0.4 क्रॉस 10 raised to power -19 जूल, जो कि स्टूडेंट हमारे पास चार्ली ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A charge of -2 microcoulomb is placed at a point such that each of charges +2 microcoulomb, -2 microcoulomb and 10 microcoulomb are taken to -2 microcoulomb one after the other. In which of three cases the greater negative force is noticed? Right option is delta 4 plus 10 microcoulomb. स्टूडेंट हमारे पास एक चार्ज फिक्स है, उसके करीब हम 3 डिफरेंट चार्जेस लेके आ रहे हैं। तो उसके बाद हमने बताना है कि टोटल जो आपके पास ग्रेटर नेगेटिव फोर्स किस जो है वो चार्ज के केस में ऑब्जर्व होगी, नोटिस होगी। सिंपल स्टूडेंट गौर करिएगा, एज वी नो फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब यहां पर फर्स्ट चार्ज जो कि -2 माइक्रोकूलम है वो तो स्टूडेंट फिक्स है, जबकि बाकी चार्जेस को इसके करीब लेके आएंगे। अब वो कौन सा चार्ज है जिसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें ग्रेटर वैल्यू आएगी। तो अगर गौर करें आपके पास स्टूडेंट 2 to 10, अगर मैं 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 20, जबकि इन दोनों के केस में आपके पास आंसर लेस आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर गौर करिएगा 10 माइक्रोकूलम प्लस क्या है, तो प्लस के 10 माइक्रोकूलम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव ऑफ -2, तो स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होके इसका आंसर बन जाएगा 20, जबकि प्लस माइनस माइनस तो यहां आंसर आ जाएगा -20। क्लियर? तो इसका मतलब 10 माइक्रोकूलम वो चार्ज है जिसको आप -2 के साथ जो है पास रखेंगे तो वो नेगेटिव में ग्रेटर जो है वो फोर्स को नोटिस, वहां पर ग्रेटर फोर्स नेगेटिव में नोटिस होगी। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। नेगेटिव फोर्स इज ओनली पॉसिबल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? नेगेटिव फोर्स हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान ही होगी, बट ग्रेटर वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। यही पॉइंट यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3। 2 identical simple pendulum A and B are suspended from the same point. The bobs are given positive charges with A having more charge than B, which makes angle θ1 and θ2 with vertical respectively. Which of the following is correct? Right option is beta θ1 is equal to θ2। तो स्टूडेंट गौर करिएगा, चार्ज जितना मर्जी ज्यादा हो मगर इन दोनों A और B बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स का भी नाम देते हैं, वो दोनों क्या होगी, बराबर। मतलब अगर A B पर फोर्स लगाएगा तो उतनी ही मैग्नीट्यूड से बी ए पर भी फोर्स लगाएगा। अगर दोनों बॉडीज सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगी तो उन दोनों बॉडीज के दरमियान वर्टिकल जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स वो भी सेम होगा। सो स्टूडेंट ये पॉइंट याद रखिएगा कि F12 बराबर होगा F21 के
और इसमें अगर ये बराबर होगा देन आपके पास θ1 बराबर होगा θ2 इन ऑल केसेस। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास बीटा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वी ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज नियर टू बॉडीज A and B, clear, such that it gets repelled by A but gets attracted by B towards B, then which of the following statement is false? स्टूडेंट सिंपल आसान से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक एक इसका पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। गौर करिएगा, ये केसेस यहां पे मैंने मेंशन किए। एक पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, इस पॉजिटिव चार्ज को जब ए बॉडी के पास लेके आते हैं तो रिपल्शन होती है। अगर रिपल्शन होगी तो स्टूडेंट हमें पता है कि जब दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं वहां रिपल्शन होती है। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्लैरिटी हमें मिल गई कि इस ए बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव चार्ज अगर मैं इसको बी बॉडी के पास लेके आऊं, अब हुई है अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन जब होगी तो हमें पता है अट्रैक्शन हमेशा दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से होती है। तो अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये बी नेगेटिव होगा देन ही अट्रैक्शन होगी। अब यहां पे स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे, मजे की बात है कि यहां भी अट्रैक्शन होगी। तो गौर करिएगा, न्यूट्रल बॉडी ये है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करके एक पोल यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव का, दूसरा पॉजिटिव का बन जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इसको भी स्टूडेंट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो गौर करिएगा, यहां पर समझाने की ये बात समझाने का मकसद क्या कि जो रिपल्शन है वो ये बताती है कि किस बॉडी पर कौन सा चार्ज है। तो क्लियर स्टूडेंट, यहां पर रिपल्शन से आपको पता लग रहा है पॉजिटिव चार्ज, जबकि अट्रैक्शन से श्योरिटी नहीं हो रही। ये अगर नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से अट्रैक्शन हो रही है तो न्यूट्रल बॉडी की वजह से भी अट्रैक्शन हो रही है। अब हमारे पास जो आंसर्स मौजूद हैं उसमें देखते हैं वन बाय वन कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। अल्फा की अगर बात करें स्टूडेंट, A and B must be oppositely charged, तो चूंकि हमने यहां पर स्टूडेंट फाइंड करना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, गलत है। तो गौर करिएगा, A and B must be oppositely charged। तो गौर करें, यहां पर समझ आ गया A पॉजिटिव है, यहां पर समझ आ गया B नेगेटिव है। तो गौर करिएगा, यहां B न्यूट्रल भी तो हो सकता है ना। तो ये पॉइंट यहां पर फॉल्स होगा कि ए और बी जो है वो ऑपोजिटली चार्ज होंगे। बीटा की अगर बात करें, ए एंड बी मस्ट हैव सेम चार्ज, तो सेम चार्ज तो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने देखा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और इस केस में ये न्यूट्रल है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। चार्ली की अगर बात करें, ए इज नेगेटिव व्हाइल बी इज पॉजिटिव, तो ए तो देखिए यहां पर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, इसका मतलब चार्ली बी आंसर करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। सो हमारा आंसर इसमें होगा डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो ये पॉइंट यहां पे मैंने मेंशन किया, ये भी पढ़ लें। अब ए बीइंग रिपेल्ड मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज एंड बी मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल, ये की पॉइंट है इसका, तो ये जहन में रखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास स्टूडेंट्स डेल्टा। Question number 5. The number of electrons in a charge of 100 coulomb are. Right option is beta 6.25 cross 10 raised to power 20. तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। 1 कूलॉम किसके बराबर होता है? 6.25 क्रॉस 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब गौर करिएगा, हमने 100 कूलॉम में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 10 raised to power 2, ये 10 raised to power 2 और 18 ऐड हुआ तो 20 बन गया। तो 100 कूलॉम में 6.25 क्रॉस 10 raised to power 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. When we take out a dielectric present between the two charges, electrical force, राइट ऑप्शन इज अल्फा इंक्रीजेस। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी दो चार्जेस के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे
उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी वो स्टूडेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। याद रखिएगा वो फोर्स डिक्रीज होगी। और जब उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उस दोनों चार्जेस से बाहर निकालेंगे, टेक आउट कर लेंगे, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इंक्रीज होगी। तो बस साबित हुआ कि जब दो चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़ा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिक्रीज होगी, जब वो निकल जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, the ratio of electric intensity due to infinite sheet of charge to electric field between two similarly equally charged plate is, right option is delta infinity। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट ये स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की क्या होगी, हमें पता है सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। जबकि दो सिमिलर प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो होगी। यस स्टूडेंट, बिल्कुल सही सोचा, दो सिमिलर प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल स्टूडेंट ये करना है, सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी, सिमिलर इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी। जीरो को किसी भी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, आंसर हमारे पास आता है इंफिनिटी। सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज कंसीडर्ड एज, राइट ऑप्शन इज अल्फा नेगेटिव। स्टूडेंट इसी एमसीक्यू से मजीद एक और एमसीक्यू यहां बनाऊंगा, गौर करिएगा। जब हम बात करते हैं ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू चार्जेस इज कंसीडर्ड एट, तो हमेशा क्या होगी स्टूडेंट, नेगेटिव। कैसे, गौर करिएगा, एज वी नो फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है Q1 Q2, और हमें पता है अट्रैक्शन हमेशा दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से होती है। तो अगर स्टूडेंट्स अट्रैक्शन दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से होगी, सो अगर मैं यहां पे एक चार्ज प्लेस करूं -Q1, दूसरा पुट करूं -Q2, तो +Q2, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है ना, तो देन ही तो अट्रैक्शन होगी। तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। दैट्स वाई यहां हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस की नेगेटिव कंसीडर होगी। इसका इनवर्स अगर देखें, रिपल्शन की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रिपल्शन हमेशा सिमिलर चार्जेस के दरमियान होती है, तो प्लस 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 होगा, माइनस माइनस इन केस ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, सिंपल स्टूडेंट बेसिक एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। अल्फा, इलेक्ट्रिक लाइंस कैन क्रॉस, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, वे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका मतलब अल्फा ऑप्शन नहीं दुरुस्त नहीं है। मैं चार्ली को पहले डिस्कस करूंगा। E has dual values at particular point, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पॉइंट पर दो वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, चार्ली भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बीटा, E कैन हैव सेम वैल्यू एट ईच पॉइंट। स्टूडेंट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान पढ़ी। दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट वो हमेशा सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब यहां पर बीटा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा हुआ है he can have same value at each point। so स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बीटा, E can have same value at each point। next question number 11, the shortest of charge present on any object under observation is, right option is beta repulsion। फर्स्ट बोर्ड पे स्टूडेंट ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा यहां डिस्कस कर लेते हैं। अगेन ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, इसको किसी बॉडी के करीब लेके आए, अगर अट्रैक्शन हुई तो हमने कह दिया कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती हैं। डन हो गया। अब यहां की अगर बात करें, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है,
फिर भी यहां पे अट्रैक्शन हो रही है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन से आपको ये श्योरिटी नहीं हो सकती कि किस ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज है, जबकि एज कंपेयर टू अगर हम रिपल्शन की बात करें स्टूडेंट, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल करेंगे, तो इसका मतलब अगर इस बॉडी पे आपको चार्ज मौजूद नहीं है, आपको नहीं पता कौन सा चार्ज है, तो आप इस प्लेट पॉजिटिव चार्ज प्लेट को इसके करीब लेके आए तो इसको रिपेल करेगा, तो इसका मतलब क्या है जी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव हो तो इस बॉडी को अगेन रिपेल करे, तो इसका मतलब इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज से ये श्योरिटी हो जाती है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज होगा। तो पॉजिटिव, जबकि अट्रैक्शन के लिए जो है वो ये श्योरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें रिपल्शन सिर्फ एक बार होगी, इसमें ऑपोजिट चार्जेस के केस में भी रिपल्शन होगी, जबकि न्यूट्रल बॉडी के केस में भी रिपल्शन होगी। सो स्टूडेंट सिंपल के शॉर्ट टेस्ट हमेशा रिपल्शन के लिए कंसीडर किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास बीटा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, गौर से सुनिएगा। टू मेटल प्लेट्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस Q minus Q face each other at some separation and are dipped into an oil tank. If the oil is pumped out, the electric field between the plates will, right option is beta, increases. स्टूडेंट गौर करिएगा करना क्या है, हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट हैं, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है, उसको आप क्या करते हैं, आर डिप्ड इनटू एन ऑयल टैंक में डिप कर देते हैं, उसके बाद उस टैंक में से ऑयल को आप बाहर निकालते जाते हैं। गौर करिएगा, यह बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कूलम्स इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो पहले वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जब भी दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम प्लेस किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स डिक्रीज हो जाती है, जब वो मीडियम रिमूव कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स इंक्रीज हो जाती है। तो गौर करिएगा यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे जो आपके पास ऑयल है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जब उसको प्लेस किया दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हुई, प्लेस करने से डिक्रीज की। तो गौर करिएगा अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स डिक्रीज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी। मगर जब आप उस ऑयल को पंप करेंगे बाहर तो ऑयल की वैल्यू कम होगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रिमूव होगा, सो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे फिर इंक्रीज होगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी स्टूडेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही पॉइंट यहां पे मैंने मेंशन किया, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास बीटा। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is not unit of potential gradient? डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, न्यूटन कूलॉम। आइए स्टूडेंट अल्फा बीटा चार्ली तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। गौर करिएगा, एज वी नो E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट V ओवर D के बराबर होता है, जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होती है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज को एक दूसरे के बराबर रख लिया। V वोल्ट होगा, D यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इस वजह से यहाँ पे पर मीटर आ गया। फोर्स न्यूटन है, चार्ज का यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम आ गया। अगर इसी को स्टूडेंट अगर मैं बेस यूनिट में लिखना चाहूं तो फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कूलम का चार्ज का यूनिट कूलम होगा, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम, ये तीनों स्टूडेंट यूनिट है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। क्लियर? सो स्टूडेंट यहां पर डेल्टा ऑप्शन मौजूद है जिसका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास स्टूडेंट डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, the resistance between any two vertices of triangle in which all sides are of resistances 90 ohm is, राइट ऑप्शन इज बीटा 60 ओहम। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी हम एन इक्वल रेजिस्टर की बात करेंगे ना, इक्वल से मुराद है हर रेजिस्टर, हर साइड की रेजिस्टेंस बराबर होगी, देन आर कनेक्ट इन अ क्लोज लूप। क्लियर? अगर आपके पास रेजिस्टेंस एक क्लोज लूप में अटैच है, क्लियर, अगर क्लोज लूप में अटैच है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का है एनी टू एडजेसेंट वर्टिसेस में, तो वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
n-1 ओवर n इंटू आर। n से मुराद है, चूंकि यहाँ ट्राइंगल की बात हो रही है तो n की जगह 3 रिप्लेस करेंगे, 3 रेजिस्टर 3 साइड्स, और इधर भी 3 रिप्लेस करेंगे, इधर भी 3। रेजिस्टेंस कितनी है 90, तो 2 - 1 3 - 1 2 3 एज इट इज। इसको इससे कैंसिल किया और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आएगा 60 ओम्स। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास स्टूडेंट किसके बराबर आ गई 60 ओम्स के। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास स्टूडेंट्स बीटा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ वायर इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली सच दैट इट्स एरिया बिकम्स 1/3 ऑफ द ओरिजिनल एरिया, the new value of resistance becomes। स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन है चार्ली 9 टाइम्स। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है स्टूडेंट, एक वायर को आपने स्ट्रेच किया, क्लियर, उसका एरिया 1/3 हुआ, तो 1/3 से मुराद क्या है, n की जगह आपने 3 रिप्लेस कर दिया, क्लियर, और l प्राइम किसके बराबर होता है n इंटू एल। यहां n की जगह अगर मैं 3 रिप्लेस कर दूं तो लेंथ इतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी जबकि एरिया इतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। हमने चूंकि फाइंड करनी है रेजिस्टेंस, तो स्टूडेंट शॉर्टकट फॉर्मूला उसका क्या याद रख लें, r प्राइम इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू आर। अगर मैं n की जगह यहां पर ये n है, n की जगह 3 रिप्लेस कर दूं, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो आपके पास r प्राइम की वैल्यू किसके बराबर होगी 9 इंटू रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट सिंपल, ये आपने एक छोटा सा ट्रिक जो है वो जहन में रख लेना है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The smallest resistance obtained by connecting 30 resistance of 1/4 ohm each is, right option is alpha 1/20 ohm। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कब ऑब्टेन होती है, जब आपके पास जो रेजिस्टर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ अटैच हो। तो आपने इसमें याद रखना है, चूंकि 30 रेजिस्टेंस हैं और आइडेंटिकल हैं, हर एक की रेजिस्टेंस 1/4 है, तो इसका मतलब यहां पर सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन का आइडेंटिकल रेजिस्टर वाला फॉर्मूला यूज होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओवर N। तो सिंपल स्टूडेंट R की वैल्यू क्या है 1/4, N आपके पास 30 रेजिस्टर हैं, ये वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हुई, 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया 1/120 ओम। सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास अल्फा। क्वेश्चन नंबर 17। A wire of resistance 49 ohm is bent in the form of circle। स्टूडेंट एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है 49, उसको आपने सर्कल में बेंड कर दिया। जब आप उसे सर्कल में बेंड कर देंगे ना तो आधा हिस्सा ऊपर चला जाएगा, आधा हिस्सा नीचे, मतलब वो वायर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। क्यों? क्योंकि हमने डायमीटर के अक्रॉस बेसिकली जो है यहां पर जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड करना है। द रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ इट्स डायमीटर इज, राइट ऑप्शन इज अल्फा 12.25 ओम। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है, when bent in the circle the resistance between diameter है shortcut। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर एग्जांपल रेजिस्टर है, इसको जब सर्कल में किया तो आधी हाफ ऊपर चला गया, हाफ नीचे आ गया। अब गौर करिएगा, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओवर N स्क्वायर। क्लियर? आपने R की जगह क्या पुट कर दिया 49, N की जगह आपने क्या पुट कर दिया, चूंकि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, N की जगह आपने 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ये 49 डिवाइड बाय 4, इसको आपने सिंपल डिवाइड कर देना है। 4 1s are 4, 1 ऊपर इधर 1 लिख लिया, ये 9 एज इट इज, 4 2s are 8, तो 1 आ गया, पॉइंट लगा के फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 8 आ गया, अगेन 2, तो 12.2 ओम्स इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। The value of temperature coefficient of resistance for conductor is considered as। So student, temperature coefficient की जो वैल्यू है फॉर कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा अल्फा। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन v on x axis and I on y axis, राइट ऑप्शन इज चार्ली कंडक्टेंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्लोप आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम यहां पर जो है ग्राफ बनाएंगे। गौर करिएगा, यहां पर ये आपके पास करंट है जो कि y एक्सिस में है,
जबकि ये आपके पास वोल्टेज है जो कि एक्स एक्सिस में है। क्लियर, ये एक्स एक्सिस में है। अब स्लोप हमेशा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को डिवाइड करने से आएगी। वाई एक्सिस पे करंट है तो इसकी जगह करंट पुट कर दिया, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है इसकी जगह वोल्टेज पुट कर दिया, तो मतलब स्लोप किसके बराबर आ गई, करंट ओवर वोल्टेज। इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। एज वी नो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब गौर करिएगा स्टूडेंट, यहां रेजिस्टेंस V ओवर I के बराबर होगी। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, अगर इसके नीचे 1 कंसीडर कर लें तो ये 1 ओवर R किसके बराबर होगा, I ओवर V। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्टूडेंट हमेशा कंडक्टेंस के बराबर होता है। तो देखिए कंडक्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, I ओवर V। इट मींस ये जो I ओवर V है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस को। इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस जो है वो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कंडक्टेंस। सो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास स्टूडेंट्स चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1 वॉट इक्वल्स। तो स्टूडेंट इसमें देखना है कि 1 वॉट किसके बराबर होता है। तीनों ऑप्शन को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अल्फा A स्क्वायर ओहम। तो A बेसिकली एम्पेयर है जो कि करंट को रिप्रेजेंट करता है। ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट है, रेजिस्टेंस आ गया, तो ये पूरा फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। इधर आ जाएं, A एम्पेयर करंट है, V वोल्टेज V है, तो ये पूरा जो है वो प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। इसमें अगर देखें तो V वोल्टेज का स्क्वायर है और ये ओहम पर ओहम है, इसका मतलब ये डिवीजन में होगा तो रेजिस्टेंस, तो ये फैक्टर भी किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। इसका मतलब अल्फा बीटा चार्ली तीनों बेसिकली पावर के यूनिट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑल ऑफ दीज। 21, suppose H1 is heat generated per second in the filament of 25 watt, 250 volt lamp, and H2 is the heat generated in the filament of 50 watt, जबकि voltage same है, then the ratio of H1 and H2 is equal to, हमने रेशियो फाइंड करनी है। तो सिंपल याद रखिएगा स्टूडेंट, पावर वर्क ओवर टाइम के बराबर होता है। वर्क बेसिकली हीट एनर्जी है, तो हीट ओवर टाइम आ गया, हीट किसके बराबर आ गया, P इंटू टी। तो आपने हीट का रेशियो फाइंड करनी है, तो H1 ओवर H2, P1 PT1 P1 T1 ओवर P2 T2। यहां पे P1 और P2 की वैल्यू 25 50 पुट की, टाइम तो 1 सेकेंड है तो सेम आ गया। क्लियर, अब इसको इससे कैंसिल कर दें तो 1/2 आंसर आ गया। इसको 1:2 भी लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 लैंप्स इन द रेशियो ऑफ 3:8। रेजिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट हमारे पास 3:8, इसका मतलब ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है। देयर वोल्टेज विल बी इन द रेशियो, वोल्टेज का मतलब है पावर, मतलब हमने पावर की रेशियो फाइंड आउट करनी है। इसका राइट ऑप्शन है बीटा 8:3। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R1, V स्क्वायर ओवर R2। चूंकि वोल्टेज सेम है तो ये वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये R2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R2 ओवर R1। R2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 8 आ जाएगी, R3 की वैल्यू हमारे पास ये R1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, तो इसको हम 8:3 लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी पॉसिबल रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें से कौन सा रिलेशन है जो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो तीनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, गौर करिएगा। पहला पॉइंट, जब ओपन सर्किट होता है स्टूडेंट तो रेजिस्टेंस इंफिनिटी होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता, तो ये आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का फॉर्मूला, आई की जगह 0, तो ये पहला रिलेशन आ जाएगा V इक्वल टू E। इसका मतलब अल्फा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आ जाएगा फॉर क्लोज सर्किट, अगेन वही फॉर्मूला VT इज इक्वल टू E माइनस IR। ये स्टूडेंट आपकी बुक का केस है जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। ये जो केस है आपकी एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है चैप्टर नंबर 13 का। नेक्स्ट अगर देखें, व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज, ये अब केस आपकी बुक में मौजूद नहीं है मगर याद रखिएगा जब भी सेल को चार्ज किया जाएगा देन क्या होगा, ये जो प्लस माइनस है इसकी जगह आ जाएगा प्लस। क्लियर, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब स्टूडेंट अल्फा बीटा और चार्ली तीनों ऑप्शन में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है, तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा नन ऑफ दीज। सो
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यूनिट्स ऑफ ईएमएफ ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, राइट ऑप्शन इज डेल्टा, नो यूनिट। स्टूडेंट सिंपल और आसान, क्या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ के यूनिट भी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट भी वोल्ट, सेम यूनिट कैंसिल हो गए तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आई, कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो हम यहां पे सिंपल लिख देंगे इट हैज नो यूनिट। क्लियर? सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास डेल्टा। Next question number 25. The magnetic force acting on a charged particle of charge -2 microcoulomb in a magnetic field of 2 Tesla acting in y direction. Important point है कि जो magnetic field है y direction में act कर रही है. When the particle velocity given है हमारे पास, हमने find करनी है magnetic force. Student इसको solve करते हैं. As we know force किसके बराबर है? QV क्रॉस B. अब यहां पे Q की वैल्यू पुट की आपने स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है जो है वो -2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, तो -2 क्रॉस 10⁻⁻⁶ आ गया। V की जगह स्टूडेंट क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 2i + 3j × 10⁻⁶, तो वो वैल्यू रिप्लेस कर दी यहां पे, और साथ आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यहां साथ आ जाएगा आपके पास बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब अगर क्वेश्चन गौर से देखें, वहां मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, इतना मतलब इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम यहां पर जे यूनिट वेक्टर यूज करेंगे वाई डायरेक्शन के लिए, तो वाई एक्सिस के लिए तो ये 2j आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, जब ये फैक्टर स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो i क्रॉस j, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो j क्रॉस j, हमें पता है j क्रॉस j हमेशा किसके बराबर होता है? 0। तो इस फैक्टर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मजीद सॉल्व किया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो i क्रॉस j आ गया, तो ये दूसरा फैक्टर मैंने आगे मेंशन नहीं किया, वो मैंने कैंसिल कर दिया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा i क्रॉस j। अब इस i क्रॉस j किसके बराबर होता है स्टूडेंट? k के बराबर, ये माइनस एज इट इज, ये 10⁻⁶ -6 से कैंसिल हो गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 8 जो है वो k यूनिट वेक्टर आंसर आ गया। क्लियर? सो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का हमारे पास बनेगा डेल्टा, 8 न्यूटन इन -z डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं। आउट ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रिलेशन QF = QV क्रॉस B, which of the following pairs can have any angle between them? एंगल बताना है तो स्टूडेंट सिंपल है, इसको सॉल्व किया तो QV भी साइन ऑफ थीटा। यहां पे हमें पता है ये जो एंगल है ये किस किस के दरमियान होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास अल्फा। Next question number 27. An electron is passing through a region where it experiences a perpendicular electric and magnetic force of magnitude 3 and 4 Newton. Next, respectively, the magnitude of Lorentz force की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सिंपल और आसान है स्टूडेंट, हमें पता है Lorentz force का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। चूंकि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अगेन स्क्वायर रूट लेके दोनों का स्क्वायर ले लेना है, ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे FE की वैल्यू किसके बराबर है? 3, FB मैग्नेटिक फोर्स 4 है, तो 9, 3 3 9 और 4 4 16, 9 को 16 में ऐड किया आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास स्टूडेंट राइट ऑप्शन होगा 5 न्यूटन। सो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अ चार्ज पार्टिकल passes through a region and remains undeflected। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो एक रीजन में से पास होता है और अनडिफ्लेक्ट होता है, वो स्ट्रेट पास कर जाता है, व्हाट कैन बी द ट्रू फॉर बी इन दैट रीजन? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या ट्रू होगा उस रीजन के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके तमाम ऑप्शन डिस्कस करेंगे। अल्फा की अगर बात करें, देयर मे बी नो मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टूडेंट जब भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पास कर जाएगा तो एक कंडीशन ये हो सकती है वहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होती तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देती है, वो अनडिफ्लेक्ट नहीं जाने देती। क्या? तो इसका मतलब एक तो केस ये है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बी आपके पास 0 हो जाए तो ये पूरा फैक्टर 0, तो मैग्नेटिक फोर्स वहां 0 होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ही नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें बीटा, there may exist a Lorentz force such that F is equal to -FB। स्टूडेंट क्या पता वहां एक पॉसिबिलिटी हो
कि वहां मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो, मगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो, नेट इफेक्ट जीरो आ जाएगा, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट पाथ जो है पास हो जाएगा। तो ये यहां पे डिस्कस किया पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी। इन दोनों का नेट फोर्स हमेशा क्या होगी, नेट फोर्स की अगर बात करें स्टूडेंट वो जीरो होगी, क्योंकि ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहां पे लॉरेंस फोर्स हमारे पास क्या निकलेगी, जीरो निकलेगी। चार्ली की अगर बात करें, पार्टिकल में बी प्रोजेक्टेड पैरेलल और एंटी पैरेलल। हमें पता है स्टूडेंट साइन 0 पर भी 0 होता है, साइन 180 पर भी 0 होता है। या तो चार्ज पार्टिकल पैरेलल या तो एंटी पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, देन वहां पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, 0 के बराबर। सो स्टूडेंट इसमें तीनों ऑप्शन ही इसके करेक्ट हो सकते हैं, तो हम डेल्टा को सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, two parallel beam of neutrons moving in the same direction repel each other। स्टूडेंट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसका कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट गौर करिएगा, यहां बात हो रही है न्यूट्रॉन बीम की, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, याद रखिएगा, ना वो अट्रैक्ट करेंगे ना वो रिपेल करेंगे। इसका राइट ऑप्शन होगा चार्ली, नीदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर। राइट ऑप्शन इज चार्ली, देयर इज नो चार्ज ऑन neutron। Next question number 30, what must be the value of angle between A and B such that flux becomes √3/2 of maximum value। स्टूडेंट हमने एंगल बताना है जिस पर जो है फ्लक्स √3/2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू आए। सिंपल है, गौर करिएगा, फाई किसके बराबर होता है, BA cos of थीटा। अब ये याद रखना है हमें कि थीटा किस एंगल पर √3/2 होता है। सिंपल, तो जिस एंगल पर होगा वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो अगर गौर करिएगा यहां पर थीटा की जगह 30 रिप्लेस करें तो cos 30 क्या होगा, √3/2। तो ये B ये मैक्सिमम वैल्यू, हमें कैसे पता लगा ये मैक्सिमम वैल्यू है, आइए देख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू BA cos of थीटा, यहाँ cos की जगह अगर मैं 0 रिप्लेस करूं तो cos 0 1 होता है, तो ये आपके पास फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। इसका मतलब फाई मैक्सिमम होता है BA के बराबर। क्लियर, तो यही तो हम सब चाहते थे कि √3/2 टाइम्स मैक्सिमम फ्लक्स के बराबर होगा। सो स्टूडेंट ये इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। सो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन होगा हमारे पास स्टूडेंट्स चार्ली। जी स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू वेल अंडरस्टैंड। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।